यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री को, और जैसे कि हम सभी ने यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग एमपीटेट ग्रेड 1 जिसका थोड़े समय पहले मेंस का एग्जाम हुआ है ना, उसका ऑफिशियल वेबसाइट जो एमपीईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कंप्लीट पीडीएफ आ चुका है। मतलब जितने भी आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, मैथ्स के एग्जाम हुए वो सारे पेपर्स अपलोड कर दिए गए। ठीक है, तो उन्हीं के क्वेश्चन जो कि हमारे सिलेबस से रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो इससे पहले 3 सेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने फिजिक्स के एमसीक्यूज को कंप्लीट किया था। सो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन जो कि अभी आपका एमपीटेट था, है ना, लेवल 1, उसमें हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले बात की जाए कोर्सेज की, तो कंप्लीट कोर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है, उसे आप जरूर से ज्वाइन करिए। ठीक है, और उसी में आपको प्रैक्टिस सीट भी मिल जाएगी, प्रैक्टिस क्लासेस मिल जाएगी। और अगर बात की जाए टेस्ट सीरीज की, तो आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के जो एमसीक्यूज है ना, टेस्ट पेपर है, वो भी आपको इसी कोर्स के साथ मिल जाएगा। इसमें अभी जो है डेली दिन में लाइव क्लासेस चल रही है जिसमें हम लोग 10 ही यूनिट का रिवीजन यहाँ पर कर रहे हैं, और साथ के साथ हम लोग उनके एमसीक्यूज भी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, डेमो क्लासेस अवेलेबल है, आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्लास देखिएगा, रियल गेसेस अप्रोचेस आइडियल बिहेवियर एट, एक वास्तविक गेस। अब देखो इसमें केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना, क्वेश्चन भी पढ़ चुके हो, थ्योरी भी पढ़ चुके हो, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, कैसे, जैसे कि अभी मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने आज देखे हैं वो सारे ही क्वेश्चन मुझे इन गैसों के व्यवहार से रिलेटेड ही मिले, या फिर जो क्वेश्चन मिले मोलारिटी का फॉर्मूला, मोलालिटी का फॉर्मूला, तो जो ऑलरेडी नॉन टॉपिक्स है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। आज भी कुछ 10 से 12 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रियल गेसेस अप्रोच आइडियल बिहेवियर एट, एक वास्तविक गेस आदर्श गेस की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती है, पर कब करती है ये चीज हमको बताना है। कोई भी वास्तविक गेस एक रियल गेस की तरह, आदर्श गेस की तरह व्यवहार करेगी कब? जब उसका तापमान निम्न होगा और टेम्परेचर भी निम्न होगा, मतलब लो प्रेशर लो टेम्परेचर पर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पर, या दोनों ही चीजें हमारी क्या हो, हाई हो। क्या आंसर होना चाहिए? यस, वॉइस क्लियर आ रही है? ठीक है, क्या आंसर होगा? बी आंसर है। ओके, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर आंसर आ रहा है। ठीक है, कैसे होगा इसके पीछे का रीजन भी समझना, और साथ ही हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो ये वाला टॉपिक आपने एग्जाम में नहीं पढ़ा और एग्जाम में कंफ्यूजन हो गया, तो हम लोग एक ट्रिक से भी इसको याद करेंगे। देखो, ऐसे अगर बेसिक बात की जाए तो लो प्रेशर पर गैसें कैसा व्यवहार करती है। लो प्रेशर पर अणु यदि हम लोग देखें तो काफी दूर दूर स्थित होते हैं, अगर उनके ऊपर प्रेशर नहीं लग रहा है दैट मीन्स अणु दूर दूर स्थित होंगे। अणु दूर दूर स्थित होंगे दैट मीन्स की उनके मतलब उनके बीच का जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है, अंतर आणविक बल है, वो भी काफी हम लोग बोल सकते हैं कमजोर होगा, क्योंकि अणु दूर दूर स्थित है। और आइडियल गैस में यही कहा जाता है कि अणुओं के बीच में लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल है या फिर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है, वो क्या होता है, नगण्य होता है, न के बराबर होता है। तो लो प्रेशर पर एक वास्तविक गैस जो है आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी। अब हाई टेम्परेचर का क्या कंसेप्ट है? आंसर तो नो डाउट भी बिल्कुल सही है। हाई टेम्परेचर का क्या कंसेप्ट यहाँ पर रहेगा? तो देखो, हाई टेम्परेचर पर आप क्या करोगे, जैसे कि आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करा, जस्ट लाइक आपने कोई भी जो गैस थी उसको ऊष्मीय ऊर्जा दी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करा, तो उस केस में क्या होगा कि कण गति करने लग जाएंगे, कण मूव करने लग जाएंगे, उनकी गतिज ऊर्जा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, अगेन अणु दूर दूर स्थित हो जाएंगे, दूर दूर स्थित होंगे दैट मीन्स की उनके बीच में लगने वाला जो बल है फिर से नगण्य हो जाएगा। ठीक है, तो निम्न ताप और उच्च दाब पर एक गैस जो है, एक वास्तविक गैस जो है, एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। ये तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हो गया, बट इफ क्या हो अगर हमको ये चीज याद नहीं रही तो, है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई हुई है, हेलो फ्रेंड्स टी पी लो करके। ठीक है, नॉर्मली आप किसी को भी, जो भी चाहे आपके फ्रेंड्स घर पर आते हैं, आप उनको यही कहते हो, हेलो फ्रेंड्स टी पी लीजिए। ठीक है, तो एच से आप क्या याद रखोगे, हाई टेम्परेचर, पी से क्या याद रखोगे, प्रेशर लो होना। ठीक है, हाई टेम्परेचर प्रेशर लो करके आप इस ट्रिक को याद रख सकते हो। इससे आपको ध्यान रहेगा कि कोई भी रियल गैसेस जो है ना, आइडियल की तरह व्यवहार कब कर सकती है, हाई टेम्परेचर प्लस प्रेशर लो होने पर। ओके, क्लियर है ये वाली ट्रिक? चलिए, है ना, डिटेल तो हम लोग समझ ही चुके हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से ही आप इसको समझ सकते हो आदर्श केस से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो भी क्वेश्चन अभी आपके टॉपिक सिलेबस से कनेक्टेड है वो सारे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं,
है ना। और अभी बैक टू बैक जो अभी इससे पहले 2 क्लासेस हुई है वो इन्हीं टॉपिक्स पर हुई है, तो अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, देखो वान डेर वाल समीकरण निम्नलिखित में से किसके लिए है? जो वान डेर वाल इक्वेशन है, सबसे पहले तो ये वाली इक्वेशन आई क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जरूरी नहीं कि सभी गैसेस जो है आदर्श गैसेस की तरह व्यवहार करें। ये सिचुएशन कब पॉसिबल है? हेलो फ्रेंड्स, टी पीलो वाली यानी हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर ही ये सिचुएशन पॉसिबल है। अगर इसका रिवर्स भी हुआ या दोनों चीजें हाई हो गई या दोनों चीजें लो हो गई, तो उस केस में आपके जो आदर्श गैस के नियम है वो तो फॉलो हो नहीं रहे, तो फिर हमें उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ा। रिप्लेसमेंट में हम लोग किसको लेकर आए? रिप्लेसमेंट में हम लोग वान डेर वाल की इक्वेशन को लेकर आए। तो इस इक्वेशन से आप क्या क्या निकाल सकते हो? आप इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस निकाल सकते हो और मोलिक्यूलर वॉल्यूम भी यहाँ पर निकाल सकते हो। सो आंसर क्या हो जाएगा? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस निकालने के लिए आप वान डेर वाल समीकरण यूज करते हो, ठीक है, अणुओं के बीच में लगने वाले बल को निकालने के लिए। साथ ही मोलिक्यूलर वॉल्यूम को निकालने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं? वान डेर वाल इक्वेशन का प्रयोग कर सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द इक्वेशन? ऐसे हमारी आदर्श के समीकरण होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा? P के साथ a बाई वी स्क्वायर जुड़ जाएगा, जहां पर a और b क्या हो जाएंगे? हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे। और इस v के साथ क्या जुड़ जाएगा? v माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RT हो जाएगा। बस हमने क्या करा है? वही जो इक्वेशन जो हमारी आदर्श के समीकरण थी, उसी को हमने थोड़ा सा वान डेर वाल के कांस्टेंट के साथ मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो पेपर अगर ऐसा आता है केमिस्ट्री में, है ना, तो आप बहुत सेफ हो। फिजिक्स से ज्यादा इजी अब आपको केमिस्ट्री लगेगा, है ना, बट प्रोबेबिलिटी हम लोग लेकर चलते हैं। अगर यही चीजें आपको 18, 19 और 17 यूनिट से अगर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए, तो उस केस में पेपर आपका टफ हो जाएगा, क्योंकि वही सारे IUPAC फॉर्मूला, है ना। तो अब जो जो चीजें अपन को अच्छे से आती है ना, जो बेसिक है, वो आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सिंपल क्वेश्चन में ही डाउट आ रहे हैं, तो फिर टफ की तो बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक आदर्श गैस के लिए जो संपीड़ितता गुणांक होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, वो कितना होता है? तो व्हाट आइडियल गैस सेड दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस क्या होती है? यही होती है। ठीक है, अब इसका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है वो किसके बराबर होता है? जेड के बराबर होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? जेड इज इक्वल टू पीवी डिवाइड बाय एनआरटी। ये हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि अगर मैं यहाँ पर एक आदर्श केस कंसीडर करता हूं, तो उस केस में कोई मुझे बताएगा कि इसका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा वो किसके बराबर होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो एनआरटी के बराबर होगी। ठीक है, तो इस जेड के अंदर आप क्या करिए? एनआरटी वैल्यू रख लीजिए, मतलब पीवी की वैल्यू हमने एनआरटी रख दी। अब नीचे एनआरटी ऑलरेडी था फॉर्मूला में, तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, तो एक आदर्श गैस के लिए संपीड्यता गुणांक यूनिटी एट ऑल द टेम्परेचर, सभी तापमान पर इकाई के बराबर होगा। आप कोई भी टेम्परेचर ले लीजिए, ये हमेशा क्या होगा? आदर्श गैस के लिए 1 होगा। ठीक है, ये चीज हम लोग याद रख सकते हैं। बट अगर क्या हो, अगर टेम्परेचर के साथ छेड़खानी की गई हो, टेम्परेचर को कम किया गया हो, टेम्परेचर को ज्यादा किया गया, तो इसके लिए हमें ना 2 सिचुएशन याद रखनी है। ठीक है, पहला तो आंसर क्या करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो जेड की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 1 निकल कर आ गई। क्या बोलते हैं इसको? संपीड्यता गुणांक और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो z की वैल्यू, है ना, हम लोग यदि कहें z इज ग्रेटर देन 1, और एक और कंडीशन क्या होगी? z इज लेस देन 1 होगा। अगर z की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो अणुओं के बीच में क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा, मतलब कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर z की वैल्यू 1 से कम है, तो अणुओं के बीच में क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। आप इसको ऐसे इमेजिन कर लो, अगर वैल्यू 1 से कम है, कम आ रही है मतलब कि अणु क्या होंगे? काफी पास पास स्थित होंगे, है ना, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अणुओं के बीच में आकर्षण बल लग रहा है। अगर z की वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब कि कोई बड़ी होगी, है ना, तो अणु क्या होंगे? इस केस में काफी ज्यादा दूर दूर स्थित होंगे, तो उस केस में अणुओं के बीच में क्या लगने लग जाएगा? प्रतिकर्षण बल। ये जो चीज अभी मैंने कही, ये सिर्फ आपके याद रखने के लिए है। ठीक है, आप ऐसे करके याद रख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार कौन सी चीज यहाँ पर करेक्ट है? अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना, याद आ रहा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाली थ्योरी, 3/2 केबीटी वाली, है ना, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सो गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आणविक टक्कर के दौरान ऊर्जा की हानि होती है, अणुओं के पास पर्याप्त आयतन होता है, या फिर परम तापमान अणुओं की गतिज ऊर्जा की
माप यहाँ पर होता है। कौन सी चीज करेक्ट होगी? क्या चीज है? गैसों के अणुगतिक सिद्धांत में बेसिकली बोला क्या जाता है कि किस प्रकार से गैसें आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। तो थोड़ी सी हिंट तो आपको मिल गई है कि कहीं ना कहीं हमारी जो थ्योरी है वो आदर्श गैस से मिलती जुलती होनी चाहिए। ठीक है, बताओ, क्या अणु एक दूसरे को आकर्षित करेंगे? आणविक टक्कर के दौरान ऊर्जा की हानि होती है, अणुओं के पास पर्याप्त आयतन होता है और जो परम तापमान एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा वो अणुओं की गतिज ऊर्जा की माप होगी। मतलब ये कुछ तो कहना चाह रहा है जो हम लोग क्लिक नहीं कर पा रहे। ये के ई और टेम्परेचर के बीच में जो बोल सकते हैं ना रिलेशन, संबंध निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो के ई इज इक्वल टू, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है अणुओं की गतिज ऊर्जा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यानी कि जो अणुओं की गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 3/2 केबीटी के बराबर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमसे बिल्कुल सही कह रहा है। और ये जो केबी है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी जो हमने लिखा है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, के ई हमारी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन क्यों गलत हुए? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन आइडियल गैस के लिए ये माना जाता है कि अणुओं में ना ही आकर्षण का गुण पाया जाता है, न ही प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। ठीक है, एक बार मैं आपको पूरी थ्योरी बताती हूँ। आंसर कौन सा करेक्ट हो गया? डी हो गया, है ना। ये आदर्श गैस अणुगतिक सिद्धांत के कुछ की पॉइंट्स है। ठीक है, गैसें जो होती है बहुत छोटे अणुओं से मिलकर बनी होती है। ये अणु हमेशा यादृच्छिक गति करते रहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्लियर, अणु जो है कंटिन्यूअस यहाँ पर गति करते रहेंगे और काफी रैंडम यहाँ पर गति करते हैं। गैस के अणु हर दिशा में बिना किसी निश्चित डायरेक्शन के चलते रहते हैं, मतलब वो कैसे भी ऊपर नीचे आड़े टेढ़े चल सकते हैं। आणविक कणों के बीच में कोई आपसी आकर्षण बल नहीं होता है। दैट मीन्स आपका पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, जिसने ये बोला था कि अणुओं के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है। आदर्श गैस में अणु स्वतंत्र रूप से चलते हैं, उनके बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता है। टक्करों में कोई ऊर्जा की हानि नहीं होती है। और आपको सेकंड ऑप्शन में क्या बोला था कि जब ये टकराते हैं तो ऊर्जा की हानि होती है। तो हमने क्या पढ़ा है आदर्श गैस में या इस गैस समीकरण में कि यहाँ पर जब कोलिजन होता है, अणु टकराते हैं, तो कोई हानि यहाँ पर नहीं होगी, कोई नुकसान यहाँ पर नहीं होगा, ना ही ऊष्मा उत्पन्न होगी, ना ही ऊष्मा का क्षय होगा। जब गैस के कणों आपस में या कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं तो उनकी कुल ऊर्जा यहाँ पर परिवर्तित होगी, ना तो ऊर्जा उत्पन्न होगी और ना ही ऊर्जा की क्या होगी यहाँ पर हानि होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये कुछ पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा हमने क्या देखा कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप ये कांस्टेंट हटाओगे तो एक प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लिखोगे, दैट इज 3/2 केबी। ठीक है, जहां पर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अपना हो जाएगा। अगला क्या है? गैस का दाब अणुओं द्वारा दीवार से टकराने के कारण यहाँ पर उत्पन्न होगा। ठीक है, गैस पर जो भी दाब एक दूसरे पर अणु एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे वो इनके टक्कर के कारण लगाएंगे। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको पता है कि गैस क्या करती है? रैंडम गति करते रहते हैं। और गैस क्या करती है? सभी दिशा में इक्वल प्रेशर लगाती है। तो सब जगह कंटेनर की दीवारों पर क्या लग रहा होगा? इक्वल प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, तो अणुओं के पास खुद का पर्याप्त आयतन होना, ये स्टेटमेंट यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 था वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, पर्याप्त आयतन वो कैसे कैरी करती है? जब उनमें टकराव यहाँ पर होता है। तो ये रहे आपके चारों ऑप्शन, 3 स्टार्टिंग के गलत हो गए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी द्रव को गर्म करने पर उसकी श्यानता पर क्या असर आएगा? ठीक है, श्यानता वाला टॉपिक आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, विस्कोसिटी वाला, है ना। जब आप ड्रैग फोर्स और ये सब पढ़ रहे थे, है ना, उसी के अंदर आपने देखा था, ये यूनिट नंबर 12 के अंदर आपने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी एक द्रव है, कोई भी एक विलयन है, आपने इसको गर्म किया, जैसे कि हनी शहद हो गया, है ना, हनी वैक्स याद आ रहा हो तो। ठीक है, हनी को जब आप गर्म करते हो तो क्या होगा? वो मेल्ट होता है, मतलब एक तरीके से जो जिसके अणु काफी आपस में बंधे हुए होते हैं वो खुल जाते हैं। ठीक है, तो वो थिन होने लग जाता है, वो पतला होने लग जाता है। दैट मीन्स की अगर शांता को आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलोगे, विस्कोसिटी को यदि आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलोगे तो आप क्या कह सकते हो? उसका गाढ़ापन। ठीक है, तो जब किसी भी द्रव को गर्म किया जाता है तो उसका गाढ़ापन कम पड़ जाता है। दैट मीन्स कि उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का। अब यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है,
ये HSTET का जो QB आया है इसकी खुद से आप सेल्फ प्रैक्टिस भी करिएगा, इसीलिए मैंने जो क्वेश्चन नंबर है एज इट इज यहाँ पर रखे हैं। ये इस पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल था। ठीक है, हमने पहले बेसिक थोड़े थ्योरी क्वेश्चन किए, अब हम लोग थोड़े से न्यूमेरिकल यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस पेपर की शुरुआत ही सारे क्वेश्चन से ही हुई थी। ठीक है, तो लाइन से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, बट थोड़ा सा आगे पीछे करके कर रहे हैं ताकि थ्योरी भी हो जाए और MCQs भी आपके हो जाए, एक बैलेंस बन जाए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें परमाणुओं की संख्या पूछी है। ठीक है, नंबर ऑफ आपसे क्या पूछे कि किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप इसको कैसे शुरू करोगे। अब यहाँ पर देखो 18 ग्राम ऑफ H2O दे रखा है, 16 ग्राम ऑफ O2 दे रखा है, 4.4 ग्राम ऑफ CO2 दे रखा है, 16 ग्राम ऑफ CH4 यहाँ पर दे रखा है। पानी, ऑक्सीजन, CO2 और मेथेन, ये चारों चीजें हमको दे रखी है। तो वन बाय वन करके अब ये वाला क्वेश्चन तो आपको ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर अपन को परमाणुओं की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यदि हमको यहाँ पर निकालने हैं, तो जो आपको मोल संख्या दे रखी है उसमें आपको क्या करना पड़ता है, एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब एवोगेड्रो नंबर तो फिक्स वैल्यू रहती है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है ना। अब ये वाली वैल्यू तो सब में इन चारों ऑप्शन के लिए सेम रहेगी, बट हर एक के लिए मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मोल संख्या निकालो, वहां से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो और फिर चारों को कंपेयर करो। ठीक है, तो थोड़ा अपन इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पहले वाले के लिए सॉल्व करते हैं। तो मोल संख्या कैसे निकलती है, भार डिवाइड बाय अणुभार करके। ठीक है, इसका भार कितना होगा। अच्छा, ये चीज आपको समझ आती है भार कैसे निकालते हैं। जैसे कि अभी आपको किसी भी पदार्थ का अणुभार निकालने को कह दिया जाए कि किसी का भी मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है हमारा मास है जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। ठीक है, डिवाइड बाय क्या करना है आपको, मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर निकालना है। कैसे निकालोगे, जो भी इसका हाइड्रोजन है इसका भार कितना होता है प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है और कितने परमाणु इसको ले रखे उन सबको जोड़कर, जैसे कि पहले का निकालते हैं। ऊपर क्वेश्चन में ही दे रखा है 18। ठीक है, अब यहाँ पर कितना दे रखा है H2 यानी कि 2 × 1, हाइड्रोजन का भार 1 होता है प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 18/18, यानी कि मेरी n की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 1 यहाँ पर निकल कर आ गई। ठीक है, ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। n की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 1 निकल कर आ गई। ठीक है, अब अपन यहाँ पर क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। ये तो अणु तक आया है, अब टोटल परमाणु आपको निकालने हैं। तो देखो टोटल यहाँ पर कितने अवेलेबल है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है। टोटल 3 परमाणु है, मोल संख्या कितनी निकल कर आई, 1 निकल कर आई। और इसमें आप करोगे एवोगेड्रो का मल्टीप्लाई तो आपको टोटल नंबर ऑफ परमाणु निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी डायरेक्टली 3 × 6.023 वो वाला मल्टीप्लाई ना करते हुए इसको इन शॉर्ट 3Na लिख लेते हैं, या पहले वाले के लिए अपन लिख लेते हैं 6.023, मतलब एवोगेड्रो से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। यहाँ से मेरी परमाणु की संख्या निकल कर आ गई। अब सेम चीज मैं 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए ट्राई करती हूँ, आप भी साथ के साथ ट्राई करो, आपको भी अभी समझ में आ जाएगा ये वाली चीज। 16 ग्राम ऑक्सीजन का भार कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 16 मास दे रखा है और ऑक्सीजन का भार कितना होता है 32। O2 दे रखा है, 16 दूना कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, दैट इज 1/2। 1/2 कितने के बराबर होगा, 0.5 के। ठीक है, यहाँ तक हो गया, मतलब n की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 0.5। अब इसके मॉलिक्यूल्स यानी कि परमाणु की संख्या आपको निकालनी है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स मतलब, या तो आप इसको परमाणु लिख लो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये हमने लिख लिया परमाणु। ठीक है, कैसे निकालोगे, टोटल कितने परमाणु इसके अंदर अवेलेबल है, अलग अलग देखोगे तो ऑक्सीजन के O2 यानी कि 2 परमाणु अवेलेबल है, सबका मोल कितना है 0.5 यहाँ पर है, और पीछे कितना लिखा जाएगा Na लिखा जाएगा। ये कितने के बराबर हो गया, 1 Na के बराबर हो गया, है ना। इसका आपने मल्टीप्लाई किया। फिर तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला हमारा CO2 है। CO2 कितना है 4.4 ग्राम है, तो इसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। ऊपर क्वेश्चन में 4.4 दे रखा है, नीचे CO2 का भार कितना होता है। ठीक है, CO2 का 12, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 दूना 32 होता है, मतलब 44। 4.4 डिवाइड बाय 44 कितना हो जाएगा 0.1 यहाँ पर हो जाएगा। इसकी भी अगर परमाणु की संख्या मुझे निकालनी है तो टोटल परमाणु कितने हैं, टोटल इसमें 3 है। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी है, मोल संख्या 1, 0.1 यहाँ पर है और पीछे Na चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.3 Na यहाँ पर हो जाएगा। लास्ट फोर्थ वाले के लिए निकाल लेते हैं और हम लोग लास्ट में कंपैरिजन यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है,
देखो 16 ग्राम CH4 यहाँ पर है, तो देखो N की संख्या 16 और CH4 मतलब कार्बन का 12 और हाइड्रोजन की 4 वैल्यू, एक 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 करके 4 हाइड्रोजन के लिए 4 वैल्यू हो जाएगी, 16/16 कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसमें यदि आप परमाणु की संख्या निकालोगे तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले टोटल कितने, 4 और एक 5 है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, दैट इज 5। एक की वैल्यू मोल संख्या कितनी दे रखी है, एक, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर लोगे Na का। अब यदि अपन कंपैरिजन करने बैठे तो अपन सारी वैल्यूज को यहाँ पर लिख लेते हैं। 18 ग्राम वाले की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी पानी की, ये 3 निकल कर आई थी, 3 Na हमने इसको कहा। ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, 1 Na निकल कर आई थी। CO2 की कितनी निकल कर आई है, 0.3, और CH4 की कितनी निकल कर आई है, 5 निकल कर आई है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 16 ग्राम ऑफ CH4 में सबसे ज्यादा परमाणु यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर डी आ गया। देख लो यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो बता दो। ठीक है, आप चाहे तो इसको, अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, मतलब लिखना है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जैसे पहले हमने पानी का निकाला, फिर हमने ऑक्सीजन का निकाला, फिर CO2 का निकाला और फिर CH4 का निकाला। ठीक है, तो आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करने से, बहुत सारे गैसेस अवेलेबल हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स अवेलेबल है, उनके आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा, निम्न में से कितने सार्थक अंक है। अब आप सोच रहे होंगे सार्थक अंक हमने केमिस्ट्री में तो नहीं पढ़े, बट काम तो केमिस्ट्री में भी आएंगे क्योंकि यहाँ पर भी आप कैलकुलेशन करते हो। ठीक है, तो देखो 0.010, 0.0101 ये हमको दे रखा है, फिजिक्स की यूनिट 11 में आपने पढ़ा था। 0.0101 कितने सार्थक अंक होंगे, दशमलव के बाद के जितने भी वैल्यू वाले जीरो होते हैं, नॉन जीरो हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, 1 और 1 है लेकिन इसके बीच में जीरो है, इसको भी कंसीडर करेंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर इसके अंदर हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट यहाँ पर नंबर हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक और न्यूमेरिकल करेंगे, 1 मिलीलीटर जल में अणुओं की संख्या निकालिए। 1 मिलीलीटर जल हमारे पास है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला था, वहां पर गैस के लिए पूछा था, यहाँ पर किसके लिए पूछा है, जल के लिए पूछा है, और उसकी मात्रा कितनी दे रखी है, 1 मिलीलीटर यहाँ पर दे रखी है, H2O यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो वही वाला जो एन की जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, फिर वहां पर एवोगेड्रो से मल्टीप्लाई किया था, सब कुछ सेम है। बस यहाँ पर ग्राम में वैल्यू ना देते हुए मिलीलीटर में वैल्यू दे रखी है, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको पता है घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन यहाँ पर होता है। हमको क्या दे रखा है, 1 मिलीलीटर यहाँ पर दे रखा है, और जो पानी का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, पानी का घनत्व आपको पता है, पानी के घनत्व की वैल्यू क्या होती है, 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर यहाँ पर होती है। तो इससे हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ 1 ml वाटर, मतलब 1 मिलीलीटर में पानी के जो ग्राम होंगे वो कितने ग्राम हो जाएंगे, 1 मिलीलीटर वाटर 1 ग्राम यहाँ पर हो जाएगा। 1 मिलीलीटर में कितना पानी अवेलेबल है, 1 ग्राम पानी अवेलेबल है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1 मिलीलीटर वाटर यानी कि 1 ग्राम। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अपन अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 मिलीलीटर वाटर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 ग्राम के बराबर हो जाएगा। मतलब जल का भार आपको पता चल गया, जल का भार पता चल गया 1 ग्राम। अब अपन क्या करेंगे, इसमें वही मोल संख्या, या सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास होता है। मास कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1 ग्राम दे रखा है। और जल का भार कितना होता है ना, जल लीजिए, बताइए भार कितना होगा, 2 × 1 + 16 यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज 18। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल कर लेकर आ गए 1/18। ठीक है, अब परमाणुओं की संख्या आप कैसे निकालोगे। ठीक है, परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए जो भी आपको वैल्यू दे रखी हो, है ना, जो भी नंबर ऑफ मोल्स आपने यहाँ पर दे रखे वो, उसमें क्या करना है आपको, एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर अब मैं ऑप्शंस देखूं तो सब इसने नंबर्स में दे रखे, Na नहीं दे रखा है, मतलब मुझे इसका इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6.023 इंटू 10⁻23 यहाँ पर हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 18 का 60 से देखो, 18×3 = 54 यहाँ पर हो जाएंगे, मतलब 3 समथिंग कुछ आ जाएगा, लेकिन दशमलव 6 पॉइंट है तो भाग तो एक बार में जाएगा नहीं। ठीक है, तो अपन अभी इसको कंसीडर कर लेते हैं कि इस पावर को एक कम कर लेते हैं, 23 को 22 कर ले और इसको 60 दशमलव मान ले, तो 18×3 = 54 हो गया, फिर दशमलव लग जाएगी,
कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, फिर 18 3 54 यहाँ पर हो जाएगा, मतलब 3.3 इंटू 10⁻22 यहाँ पर अपना निकल कर आ जाएगा 1 मिलीलीटर जल के अंदर अणुओं की संख्या। ठीक है, एक के लिए निकालनी थी तो 1 मिलीलीटर के लिए अपन ने वैल्यू निकाल ली 3.34 इंटू 10⁻22। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कार्बन के 1 मोल में कितने परमाणु यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अगर कार्बन के 1 मोल में आपको नंबर ऑफ परमाणु यहाँ पर निकालने हैं तो आंसर क्या हो जाएगा। देखो इसने बोला 6.023 इंटू 10⁻23 CO2। कभी भी गलती से जल्दबाजी में CO2 नहीं करना है। ये किसके बराबर होते हैं, कार्बन का जो 1 मोल होता है वो बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम के बराबर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अच्छा, वाई हमने कार्बन ही क्यों लिया, क्या हमारे पास और कोई तत्व अवेलेबल नहीं था, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि वाई कार्बन, क्या हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं ले सकते थे, क्या हम लोग यहाँ पर नाइट्रोजन या वॉट एवर कोई भी तत्व आपको दिमाग में आ रहा हो तो वो नहीं ले सकते थे क्या। तो सही बात है, आप नहीं ले सकते थे। क्यों नहीं ले सकते थे अभी अपन समझते हैं। क्योंकि आपको पता है एवोगेड्रो नंबर जो होता है Na वो किसके बराबर होता है 6.23 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। और हम लोग क्या कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन जो है वो भी इसी के बराबर होगा 6.023 के। तो इसको प्रूफ करके बताओ, इसका सबूत बताओ कि कैसे 1 मोल ऑफ कार्बन एवोगेड्रो नंबर या Na के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स निकालने जाऊं या n की वैल्यू निकालने जाऊं तो सबसे पहले आप n की वैल्यू में क्या लिखते हो, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास लिखते हो। ठीक है, अब अगर आप इसी के आगे परमाणु संख्या या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने जाओ तो आप कैसे लिखोगे इस फॉर्मूला को, n इंटू एवोगेड्रो नंबर के टर्म्स में लिखोगे। ठीक है, ऐसे ही लिखोगे आप इसको। अब आप इसको देखो कि अगर मुझे कार्बन के लिए पूछा है तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होगा, है ना। कार्बन का द्रव्यमान आप लिखोगे तो 12 कार्बन, क्योंकि ये जो टोटल वैल्यू होती है ये कार्बन के कितने एटम के बराबर होती है, कार्बन के 12 परमाणु के बराबर होती है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन 6.023 इंटू 10⁻23 ऑफ कार्बन कितने एटम, 12 एटम के बराबर होती है। ठीक है, तो ये 12 हो गया। और कार्बन का जो भार होगा वो भी कितना होता है, 12 होता है। अभी CO2 की वैल्यू आपने निकाली थी, राइट। तो कार्बन की वैल्यू 12 रखी थी, ऑक्सीजन की 16 दूना 32 रखी थी। तो कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो भी कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 12 इंटू 12, यानी कि n की वैल्यू कितने निकल कर आ गई, 1 निकल कर आ गई। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो 6.023 इंटू 10⁻23 का, वही वैल्यू निकल कर आ गई। यानी कि कार्बन का जो 1 मोल है वो एवोगेड्रो नंबर के बराबर होता है। ये चीज हमने प्रूफ करके दिखा दी। अच्छा, ये फर्क किससे पड़ा, ये फर्क इससे पड़ा कि जिसकी भी वैल्यू, जिसका भी मॉलिक्यूलर मास और उसका जो मास है, अगर ये दोनों इक्वल है तो हम लोग जो है इसको एवोगेड्रो नंबर के बराबर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो जस्ट एक बेसिक था, बाकी आप याद यहाँ पर रख सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से सांद्रता मापने की कौन सी विधि तापमान पर निर्भर नहीं करती। अगर आप किसी भी विलियन का, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मेजर करना चाहते हैं, है ना, तो कौन सी विधि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगी, टेम्परेचर से स्वतंत्र यहाँ पर होगी, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी या फिर फॉर्मालिटी। ठीक है, अब यहाँ पर आपके चारों फॉर्मूला अगर आपको याद है तो फिर आप उसका आंसर कर सकते हो। कौन सी चीज पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता है, बताओ क्या आंसर होगा इसका, क्या होना चाहिए आंसर। देखो मोलरता को आप इसमें आयतन में मापते हो, विलियन का आयतन लीटर में लेते हो, मतलब आयतन अगर आप ले रहे हो तो टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी है आपकी। मोलालिटी में विलियन का आयतन आप केजी में लेते हो, है ना, द्रव्यमान जो मास जो आप लेते हो वो किलोग्राम में लेते हो। दैट मीन्स कि उसका अपना टेम्परेचर से कोई कनेक्शन नहीं है, आयतन से कोई कनेक्शन नहीं है। तो यस, मोलालिटी का टेम्परेचर से कोई कनेक्शन नहीं है। कैसे होता है आप सारे फॉर्मूलाज देख सकते हो। अगर आप मोलरता का फॉर्मूला, कैपिटल एम का फॉर्मूला देख रहे हो तो यहाँ पर घोल में घुले हुए पदार्थ के मोल, यहाँ पर आप मोल निकालते हो, डिवाइड बाय घोल का आयतन आप यहाँ पर लेते हो। ठीक है, यहाँ पर आप विलेय के मोल निकालते हो, डिवाइड बाय टोटल जो विलियन है, टोटल जो सॉल्यूशन है, आप उसका आयतन लेते हो। किसके अंदर लेते हो, लीटर के अंदर लेते हो। ठीक है, तो अगर आप बोल सकते हो कि आयतन बदल रहा है, दैट मीन्स टेम्परेचर भी बदल रहा होगा, टेम्परेचर बदल रहा होगा तभी आयतन में चेंजेस हो रहे हैं।
ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला, अगर आप मोलालिटी लोगे तो यहाँ पर भी आप विलेय के मोल ही लेते हो, डिवाइड बाय टोटल विलायक जो आपके पास अवेलेबल है उसका द्रव्यमान लेते हो, और वो किस में लेते हो, केजी में लेते हो। ठीक है, द्रव्यमान तो फिक्स रहेगा, द्रव्यमान तो चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स कि इसकी टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब नॉर्मालिटी में भी आप आयतन लीटर में लेते हो, सेम चीज फॉर्मालिटी में भी होती है, तो अगर आयतन बदल रहा है तो डेट मीन्स कि उसके टेम्परेचर पर क्या हो गई, डिपेंडेंसी हो गई। ठीक है, अब और कौन कौन सी चीजें हैं जो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। एक तो अगर आप किसी का भी मास प्रतिशत निकालोगे, द्रव्यमान प्रतिशत निकालोगे, तो उसका भी टेम्परेचर से कोई कनेक्शन नहीं है। और जैसे कि थोड़ी देर पहले वाली क्लास में हमने मोल फ्रैक्शन के भी क्वेश्चन किए थे, इससे जस्ट पहले वाली क्लास में, तो हमने देखा था मोल फ्रैक्शन जो होता है उसका भी टेम्परेचर से, आयतन से कोई भी कनेक्शन यहाँ पर नहीं है ना। जिसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं कि किसी भी अवयव के हमको मोल दे रखे, जिसके भी आपको निकालने, जैसे नाइट्रोजन गैस के मोल दे रखे, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल उस विलियन में जो भी यौगिक कंपाउंड तत्व अवेलेबल है उन सबके मोल कितने हैं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल सबके मोल कितने हैं, उन सबको आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपका क्या निकल कर आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो जिसके भी पूछा है, जैसे नाइट्रोजन के पूछा है, तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नाइट्रोजन के मोल डिवाइड बाय विलियन के टोटल मोल। अब मान लो विलियन में आपका नाइट्रोजन गैस भी है और पानी भी है और हाइड्रोजन गैस भी है, तो इंडिविजुअल तीनों के मोल कितने हो जाएंगे, जैसे 10, 20 और 30 हो गए, तो इन सबका सम आप नीचे जोड़ दोगे और ऊपर नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी है, 10 मोल है, तो आप उसको लिख दोगे, तो ऐसे आपका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसमें भी आपका आयतन से कोई रिलेशन है नहीं, तो टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी होगी नहीं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, किसी गैस का 1 ग्राम मोल में एनटीपी पर 22.4 लीटर आयतन होता है, यह नियम क्या कहलाता है। ये नियम किसने दिया है, ये नियम देने वाले एवोगेड्रो हैं, जिनका ये कहना था, एटीपी लो आपने पढ़ा है, एवोगेड्रो के नियम में टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, ये चीज हमने पढ़ी और कई सारे नियम पढ़े, बायल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगेड्रो का नियम, ठीक है, गेलुसेक का नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, ग्राहम का विसरण का नियम। ठीक है, तो ये सब नियम की अपने पास ट्रिक है। ठीक है, जिसमें से अभी इन्होंने पूछा है कि किसी गैस का 1 ग्राम मोल में एनटीपी पर आयतन 1 लीटर 22.4 लीटर होता है, ये नियम देने वाले कौन थे, ये नियम एवोगेड्रो थे, जिनका ये कहना था कि स्थिर टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी विलयन का जो आयतन है उसकी मोल संख्या के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि V किसके बराबर हो जाएगा, K के बराबर हो जाएगा, जहां पर K आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीजें एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर रहेगी। ओके, और इस केस में जब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर जब आयतन आप 22.4 लेते हो, उस समय आप टेम्परेचर लेते हो 273 केल्विन, प्रेशर आपका 8 एटमोस्फियर हो जाएगा, 1 एटमोस्फियर, 1 मोल गैस, यानी कि वो एवोगेड्रो नंबर हो जाएगा, और गैस का आयतन हो जाएगा 22.4 लीटर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया ये वाली चीज, एवोगेड्रो नियम को ये फॉलो करता है। एक क्वेश्चन और करिएगा, इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, क्या होना चाहिए इसका आंसर, वन लास्ट क्वेश्चन। इसने ये पूछा है कि स्थिर ताप पर टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है, किसी भी गैस के 20 मिलीलीटर का दाब 1 एटमॉस्फेयर से 2 एटीएम बढ़ा देने पर नया आयतन क्या होगा। ठीक है, अब कुछ तो दे ही नहीं रखा है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा लॉजिक लगाओगे, कौन सा नियम लगाओगे। तो हमने पढ़ा है कि जब भी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल संख्या, जब ये चीजों का कोई कॉम्बो बनता है, इनमें से कोई भी 2 या 3 चीजें आपको क्वेश्चन में दे रखी है, मतलब ये वाला क्वेश्चन आपका वो है, पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, यूनिट 16 जो है आपकी, जिसमें आप बायल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगेड्रो नियम, ये सारे जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन ये सारे पढ़ते हो। तो इसने बोला है कि हमने क्या कर दिया है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है। तो हमने एक बायल्स की थ्योरी को एक ट्रिक से पढ़ा था, बायल्स का बाल्टी नियम होता है, जिसमें बायल्स का ये कहना था कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो बायल्स के नियम के अनुसार कांस्टेंट टेम्परेचर पर, स्थिर तापमान पर किसी भी विलयन का जो बोल सकते हैं प्रेशर है ना, किसी भी विलयन का जो दाब है उसके आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो PV इज इक्वल टू K यहाँ पर हो जाएगा, दैट मीन्स P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं। प्रेशर कितना दे रखा है, यहाँ पर देखना कितना प्रेशर लग रहा है, 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, तो P1 की वैल्यू 1 हो गई, V1 की वैल्यू V मिलीलीटर हमको दे रखी है,
V2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 एटमॉस्फेयर आपने बढ़ा दिया है, तो नया वाला आयतन जो होगा वो कितना होगा, तो V2 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी यहाँ पर, V/2 के, क्योंकि नंबर तो है नहीं तो सारी चीजें कांस्टेंट है, तो V2 की वैल्यू हो जाएगी V/2 के बराबर। आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अगर सेम चीज आपसे स्थिर दाब पर पूछ लेता, यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता स्थिर दाब पर और जो भी वैल्यू दे रखी होती, दाब की जगह आप इसको क्या कर लो, टेम्परेचर कंसीडर कर लो। ठीक है, तो अगर स्थिर दाब कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पर दे रखा है, तो कौन सी थ्योरी लगती है, चार्ल्स की। चार्ल्स का कौन सा नियम लगता, चापला नियम लगता, क्योंकि चार्ल्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग कांस्टेंट प्रेशर स्थिर दाब पर किसी भी विलयन का जो आयतन है ना, किसी भी विलयन का जो आयतन है उसके टेम्परेचर के क्या होता है, समानुपाती यहाँ पर होता है, यानी कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल टू K, मतलब ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ये क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क ले लो, मतलब आप खुद से ट्राई करना इसको सॉल्व करने का। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र आपको दे रखा है, वाष्प घनत्व आपको दे रखा है, वेपर डेंसिटी निकालना क्या है, उसका अणु सूत्र यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो ये आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा, और जो भी डाउट है वो भी आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग आपके डाउट कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है, चलिए ओके। सो सेशन को यहीं ओवर करते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा, कोर्सेज में एनरोल नहीं है तो हो जाइएगा, ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पर हो पाए। ओके, और कोई भी डाउट है देन आप हमें ऐप पर चैट बॉक्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।